दोस्तों नमस्कार। जय महाराज। मावजी महाराज की इस भूमि डूंगरपुर में मैं प्रकाश साध और मेरे YouTube चैनल स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर में आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान स्पेशली सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर जो बोर्ड परीक्षा का होना बाकी है और जो शीघ्र ही होना तय है, इसलिए आपकी सहायतार्थ मैं इस तरह के वीडियो जो है बना रहा हूं, ताकि आप लोग मान लो आप किताब से पढ़ रहे हैं, कैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है या ऐसा कुछ है तो आप अपनी एलईडी टीवी में इस वीडियो को चला लें यूट्यूब से या मोबाइल में देख लें। कहीं मर्जी हो वहां बैठ करके पढ़ना हो तो वहां बैठ करके आप देख लें। और किसी को ऐसा लगता है कि इससे मुझे बहुत अच्छा ज़्यादा पढ़ाई हो रही है तो आप लोग इससे जो है इस वीडियो को 2-3 बार देख लें। आपको निश्चित रूप से पॉइंट अच्छे से याद हो जाएंगे और फिर आपको डिटेल स्टडी तो करनी ही है, लेकिन इससे आपको काफ़ी हद तक सहायता है वो मिल जाएगी और आप लोग अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज का अपना जो टॉपिक है अध्याय 6 केंद्र सरकार। ये अध्याय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 7 अंक का इससे प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। इससे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन छोटे प्रश्न भी इसमें है ताकि छोटे छोटे प्रश्न याद होने से बड़े प्रश्न है वो आसानी से याद हो जाता है। तो शुरू करते हैं। सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के अंग 3 हैं। सरकार के 3 अंगों के नाम बताइए। उन 3 अंग के नाम, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नेक्स्ट है, भारतीय राज व्यवस्था में व्यवस्थापिका का गठन कितने स्तर का है? उनके नाम बताओ। व्यवस्थापिका का गठन, उसके कितने स्तर हैं? व्यवस्थापिका के गठन के कितने स्तर हैं? उनके नाम। 2 स्तर हैं। पहला है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी राज्य की व्यवस्थापिका। तो आपको ध्यान रखना है, व्यवस्थापिका गठन के 2 स्तर हैं, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? अब संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं संसद के। संसद के अंगों के नाम बताइए। उन तीनों संसद के अंगों के नाम क्या क्या है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये संसद के अंग पूछे तो ये 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और राज्यसभा। सदन पूछे संसद के कितने सदन हैं तब अलग है, तब अपन को लोकसभा और राज्यसभा बताना है, लेकिन संसद के अंगों के नाम जब पूछे तब 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का प्रथम या निम्न सदन कौन सा है? प्रथम, पहला या निम्न सदन, ध्यान रखना है। लोकसभा। कौन सा सदन है? लोकसभा। नेक्स्ट है, लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है? मनोनीत करना 2 सदस्य, 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति है वो लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का द्वितीय सदन। द्वितीय सदन कौन सा है? द्वितीय सदन है वो राज्यसभा है। नेक्स्ट है, संसद के कितने सदन हैं? नाम लिखिए। संसद के सदन कितने हैं? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। मैंने आपको पहले ही कहा है, अंग पूछे तो 3 होंगे, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और सदन पूछे तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। वर्तमान में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में 250 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? ध्यान रखना, राज्यसभा में। तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति पूछे तो उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? अनुच्छेद 75 के अनुसार नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री की, और वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अनुसार होती है? 75। और कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? मंत्रियों की श्रेणियां 3 प्रकार की श्रेणियां होती है मंत्रियों की। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये 3 प्रकार की श्रेणियां हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान कार्यालय कहाँ है? कहाँ पर स्थित है? यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य कार्यालय नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति परामर्श लेता है कौन से अनुच्छेद से? वो ध्यान रखना है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति परामर्श लेता है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के द्वारा। नेक्स्ट है, संसद के 17वां में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले। संसद के 17वां में राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जो आदेश जारी करता है उसे क्या कहते हैं? अध्यादेश। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है? 65 वर्ष तक। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। फिर से सुन ले, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो होता है। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संविधान में जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के द्वारा होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कौन से सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? कौन? मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से कौन से सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, वो ध्यान रखना है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात लागू करता है? वित्तीय आपात जो लागू किया जाता है वो राष्ट्रपति, आपातकाल राष्ट्रपति लागू करता है, लेकिन वित्तीय आपात है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लागू करता है? अनुच्छेद 360 के तहत। ध्यान रखना है, वित्तीय आपातकाल है वो 360, अनुच्छेद 360 के तहत लागू होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करता है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है वो कौन से अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति है वो करता है? तो वो है अनुच्छेद 356 के तहत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 352। नेक्स्ट है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासित लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की परिभाषा ध्यान रखना है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वे प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने हुए हों, उनके द्वारा शासन, उनके द्वारा शासित लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। एक बार पुनः, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासित लोकतंत्र अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट है,
लोकसभा सदस्य की योग्यताएं बताइए। लोकसभा सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु कितने 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी 25 वर्ष हो जाने चाहिए और उससे ऊपर 25 वर्ष से अधिक। लाभ का पद धारण न करता हो, किसी लाभ के पद पर वो कार्यरत नहीं हो। न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो, पागल या दिवालिया न ठहराया गया हो। तो ये लोकसभा सदस्य की योग्यता है। एक बार पुनः, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, वो लाभ का पद धारण न करता हो और न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया न ठहराया गया हो। नेक्स्ट है संसद के कार्य व शक्तियां बताइए। कानून निर्माण की शक्ति। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। तीसरा है बजट पास करना और चौथा है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। पांचवा है निर्वाचन संबंधी शक्ति। तो इस प्रकार संसद के कार्य एवं शक्तियां में ये 5 हैं। इसके अंदर आप अगर डिटेल में लिखना पड़े तो इसकी डिटेल आपको पढ़नी पड़ेगी। ये तो मुख्य पॉइंट है। पहला है कानून निर्माण की शक्ति। संसद के पास कौन सी शक्ति है? कानून निर्माण की शक्ति है, संविधान में संशोधन की शक्ति है, बजट पास करने की शक्ति कार्य किया जाता है, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना और निर्वाचन संबंधी शक्ति। ये सब संसद के कार्य एवं शक्तियां हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के विशेष अधिकार बताइए। राज्यसभा के विशेष अधिकार कौन से हैं? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। कोई राज्य सूची का विषय है उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। दूसरा है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना। राष्ट्रपति की योग्यताएं बताइए। राष्ट्रपति में क्या योग्यता होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए वह भारत का नागरिक होना चाहिए। और किसी में है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। राष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लाभ के पद पर कार्यरत न हो, किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां बताइए। संकटकालीन शक्तियां कौन सी है राष्ट्रपति की? पहला है अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित करना। ध्यान रखना है कि पूरे देश में राष्ट्रीय आपात कब घोषित किया जाता है? अनुच्छेद 352 के तहत। कब? जब युद्ध या कोई बाहरी आक्रमण की स्थिति हो। तो कहने का मतलब अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध तथा बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित करना, ये संकटकालीन शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना। अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्र में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के द्वारा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा करना। तो राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां ये 3 है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपात घोषित करना, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना, अनुच्छेद 356, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात काल की घोषणा करना। चौथा है नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, सब में होता है। उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो। उच्च न्यायालय में ध्यान रखना, उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रह चुका हो। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय का आशय स्पष्ट कीजिए। अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब है? इस न्यायालय के निर्णय सब जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार होंगे।
अभिलेख न्यायालय के जो निर्णय होते हैं वो हर जगह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। दूसरा है, न्यायालय अवमानना के लिए दंड प्रदान कर सकता है। ये न्यायालय है, न्यायालय की अगर आप कोई अवमानना करते हैं तो उसके लिए अभिलेख न्यायालय है वो दंड दे सकता है। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां बताइए। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके कार्य और शक्तियां क्या हैं? बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा का सदस्य बैठकों की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के कार्यक्रम व कार्यवाही निश्चित करना, उसके क्या क्या कार्यक्रम और उसकी कार्यवाही क्या क्या होगी वो सब निश्चित करना लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। संसद की समितियों का पदेन सभापति होता है। संसद में जो समितियां होती हैं उनका पदेन सभापति लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक के रूप में निर्णय लेना, कोई विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं है, उस धन विधेयक के रूप में निर्णय लेना लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा में निर्णायक मत डालना, अपना निर्णायक मत है वो डाल सकता है। सदन में व्यवस्था बनाना, सदन में व्यवस्था बनाए रखना और सदस्यों को बोलने का मौका देना। तो लोकसभा अध्यक्ष के कार्य व शक्तियां एक बार पुनः अपन देख लेते हैं। बैठकों की अध्यक्षता करना, लोकसभा के कार्यक्रम व कार्यवाही निश्चित करना, सदन की समितियों का पदेन सभापति होता है और धन विधेयक के रूप में निर्णय लेना। पांचवा है, लोकसभा में निर्णायक मत डालना, संसद में व्यवस्था बनाना, सदस्यों को बोलने का मौका देना। नेक्स्ट है, लोकसभा की शक्तियां व कार्य बताइए। अब लोकसभा की शक्तियां क्या हैं और उनके कार्य क्या है? विधायी शक्तियां, संघीय सूची, समवर्ती सूची व अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करना। विधायी शक्ति है या संघीय सूची है या समवर्ती सूची है या अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करना, ये कौन करता है? लोकसभा करती है। वित्तीय शक्तियों में क्या है? बजट पास करना, धन विधेयक पास करना, ये वित्तीय शक्तियों में आता है और लोकसभा की शक्ति में। दूसरा है, नेक्स्ट तीसरा है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना। चौथा है, संविधान संशोधन की शक्ति लोकसभा में है। पांचवा है, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। तो ये लोकसभा की शक्तियां हैं। पुनः पढ़ लेते हैं। पहला है विधायी शक्ति, इसमें संघीय सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करना। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां, इसमें बजट पास करना और धन विधेयक पास करना। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। चौथा है संविधान संशोधन की शक्ति। पांचवा है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां समझाइए। अब राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, संसद का अधिवेशन बुलाना, समाप्त करना और संसद को भंग करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। संसद का अधिवेशन को बुलाना, उसको समाप्त करना और संसद को भंग करना, ये विधायी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की। दूसरा है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास में। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग है और अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो ये शक्तियां राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। एक बार पुनः देख लेते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। संसद का अधिवेशन बुलाना, समाप्त करना और संसद को भंग करना। दूसरा है सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। तीसरा है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। चौथा है अध्यादेश जारी करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में आता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडल की शक्तियां व कार्य बताइए। मंत्रिमंडल की शक्तियां व कार्य, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। दूसरा है कानून निर्माण करना। तीसरा है राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण। वित्तीय कार्य, विदेश नीति का संचालन। तो मंत्रिमंडल की शक्तियां एवं ये कार्य हैं। पुनः देख लेते हैं, राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना, कानून निर्माण करना, राष्ट्रीय कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य और विदेश नीति का संचालन, ये मंत्रिमंडल की शक्तियां और कार्य हैं। नेक्स्ट है
संसद के कार्य, गठन व शक्तियां समझाइए। संसद के क्या क्या कार्य हैं, उनका गठन और उनकी शक्तियों के बारे में इस पाठ के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 7 अंक का प्रश्न इससे पूछा जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। मैं 8-10 घंटे मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, इसलिए लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, ताकि हर एक वीडियो इसका आपको मिलता रहे। नेक्स्ट है संसद के कार्य, गठन एवं शक्तियां। अब संसद के 2 सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन है। संसद की शक्तियां, अब संसद की शक्तियां क्या हैं? विधायी शक्तियां हैं। विधायी शक्तियों में संसद संघीय सूची, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। ध्यान रखना है, विधायी शक्तियों में आता है संसद संघीय सूची और समवर्ती सूची पे कानून बनाती है। दूसरा है संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। संसद को कौन सा? राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है संसद को। नेक्स्ट है संसद को अवशिष्ट विषयों पर भी कानून निर्माण की शक्ति है। तो विधायी शक्तियों के अंदर ये 3 शक्तियां हैं, ध्यान रखना है। संसद की शक्तियां, संसद के कार्य, गठन एवं शक्तियां पढ़ रहे हैं अपन। तो संसद की शक्तियों में पहला विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों के अंदर संसद संघीय सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। दूसरा है संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार है। और तीसरा है संसद को अवशिष्ट विषयों पर भी कानून निर्माण की शक्ति है। ये विधायी शक्तियों में आता है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति, ये भी संसद के पास में है। इसमें संसद सामान्य बहुमत व विशेष बहुमत से संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन की शक्ति में ये ध्यान रखना है कि सामान्य बहुमत व विशेष बहुमत से संविधान में अनुच्छेद 368 के द्वारा, उसके तहत संविधान में संशोधन है वो कर सकती है। कौन कर सकता है? संसद। नेक्स्ट है तीसरी शक्ति, वित्तीय शक्तियां। संसद की वित्तीय शक्तियां, इसमें संसद को वित्त पर पूर्ण अधिकार है, वह प्रति वर्ष बजट पारित करती है। संसद की ये तीसरी वित्तीय शक्तियों में आता है। चौथा है प्रशासनिक शक्तियां। संसद के पास प्रशासनिक शक्तियां क्या है? कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। वह मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक पद पर रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। यानी कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ये प्रशासनिक शक्तियां हैं। पांचवा है अन्य शक्तियां क्या है संसद के पास में? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है संसद। नेक्स्ट है सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग पारित कर पदच्युत कर सकती है। ये भी संसद कार्य कर सकती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग पारित कर पदच्युत कर सकती है। तो संसद की शक्तियों को एक बार पुनः अपन देख लेते हैं फटाफट जल्दी से। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद की शक्तियों में पहला है विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति में आता है संसद संघीय सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है। संसद को राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है संसद को अवशिष्ट विषयों पर भी कानून निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है संविधान में संशोधन की शक्ति। संविधान में संशोधन की शक्ति में संसद सामान्य बहुमत व विशेष बहुमत से संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है। तीसरी है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियों में संसद को वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है और वह प्रति वर्ष बजट पारित करती है। चौथी है प्रशासनिक शक्तियां। इसमें कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक पद पर रह सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। पांचवी है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है संसद। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग पारित कर पदच्युत कर सकती है।
अगला प्रश्न है लोकसभा का गठन व उसके कार्य बताइए। अब लोकसभा का गठन कैसे होता है और उसके कार्य क्या हैं? लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। ध्यान रखना है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 552 तक हो सकती है। 530 सदस्य हैं वो राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों से होते हैं। कितने सदस्य? 530 सदस्य राज्य से निर्वाचित होकर के आते हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों से, और 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लोकसभा के जो भी सदस्य हैं उनका चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, और जनता किससे? वयस्क मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव करती है। नेक्स्ट है योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा है उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। नेक्स्ट है न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया न ठहराया गया हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो। नेक्स्ट है लोकसभा के कार्य व शक्तियां क्या हैं? लोकसभा के कार्य व शक्तियां में विधायी शक्ति, संघीय सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण करना। संघीय सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून निर्माण करना, ये लोकसभा में आता है। संसद के अंदर भी इसको लिया गया क्योंकि संसद है वो लोकसभा है वो संसद के अंदर ही आती है। दूसरा है वित्तीय शक्तियां, बजट पास करना, धन विधेयक पास करना, ये वित्तीय शक्तियां लोकसभा के पास में प्राप्त हैं। बजट पास करना एवं धन विधेयक पास करना। तीसरा है कार्यपालिका पर नियंत्रण, कार्यपालिका पर नियंत्रण और संविधान संशोधन की शक्ति, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद की योग्यता व शक्तियां बताइए। राष्ट्रपति पद की योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अगला है लाभ के पद पर कार्यरत न हो। सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियां, सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं? कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं और भारत की सेनाओं का प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना है सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियों में, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में क्या है? संघ के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं और भारत की सेनाओं का प्रधान सेनापति कौन है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है विधायी शक्तियां राष्ट्रपति की, संसद का अधिवेशन बुलाना, समाप्त करना और संसद को भंग करना। सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति विधायी शक्ति में आती है राष्ट्रपति के। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग करना, यह भी राष्ट्रपति कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, यह भी विधायी शक्ति में आता है। तो विधायी शक्ति में ध्यान रखना है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में संसद का अधिवेशन बुलाना, समाप्त करना और संसद को भंग करना, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति और विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग और अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। नेक्स्ट है वित्तीय शक्तियां। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक व अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित की जाती हैं। भारत की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, यानी राष्ट्रपति की अनुमति से, उसकी अनुमति लेकर के धन विधेयक व अनुदान मांगे जो हैं वो लोकसभा में प्रस्तावित की जाती हैं। धन विधेयक और अनुदान की जो मांगे हैं वो लोकसभा में प्रस्तावित की जाती हैं, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति से। और भारत की आकस्मिक निधि है उस पर राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। वित्तीय शक्तियों में ध्यान रखना है। न्यायिक शक्तियां, उच्चतम व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, वह क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों में राष्ट्रपति क्या करता है? उच्चतम व उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और क्षमादान की शक्ति भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त है। ये न्यायिक शक्तियों में लिखना है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार व शक्तियां बताइए। प्रारंभिक शिक्षा क्षेत्राधिकार, इसके अंदर प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, वे क्षेत्र जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जा सकती है।
उसके वो प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार है, केवल एकमेव, केवल उसी के पास में है प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार। वे क्षेत्र जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है, ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार के अंदर आता है, ये ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार से संबंधित जो विवाद होते हैं वो प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार में आते हैं, और मूल अधिकार से संबंधित अगर कोई विवाद हो तो उसको सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है सर्वोच्च न्यायालय के? अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय में जो अपीलीय क्षेत्राधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला संवैधानिक, दूसरा दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। ये 4 अपीलीय क्षेत्राधिकार में बांटा गया है, संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट। नेक्स्ट है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार में क्या है? राष्ट्रपति है वो किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श है वो मांग सकता है। ये परामर्श संबंधी अधिकार है लोकसभा का, कि राष्ट्रपति है वो सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श है वो मांग सकता है। चौथा है मौलिक अधिकारों का रक्षक है सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय के पास में। सरकार द्वारा निर्मित कानूनों का पुनरावलोकन का अधिकार देता है ये। नेक्स्ट है अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। ध्यान रखना है, अभिलेख न्यायालय का दर्जा है वो अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा है वो प्राप्त है। एक बार पुनः अपन इसको जल्दी में देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार व शक्तियां। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, इसमें प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार है, वे हैं क्षेत्र जिनकी सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही की जा सकती है। दूसरा है प्रारंभिक समवर्ती क्षेत्राधिकार। इसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जाते हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, इसके अंदर अपीलीय क्षेत्राधिकार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें संवैधानिक, दीवानी, फौजदारी और विशिष्ट शामिल हैं। नेक्स्ट है परामर्श संबंधी अधिकार क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श है वो मांग सकता है। चौथा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है। पांचवा है न्यायालयिक पुनरावलोकन की शक्ति। इसमें सरकार द्वारा निर्मित कानूनों को के पुनरावलोकन का अधिकार देता है। छठा है अभिलेख न्यायालय, यानी अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के संगठन को समझाइए, इसे अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय के संगठन को बताना है और इसको अभिलेख न्यायालय क्यों कहते हैं वो बताना है। तो न्यायाधीशों की संख्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है। अब न्यायाधीशों की संख्या इसके अंदर उसके संगठन को बता रहे हैं न्यायाधीशों की संख्या के बारे में, कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 है, यानी 30 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई? 31। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। ध्यान रखना है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, और न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली द्वारा की जाती है। ये उच्चतम न्यायालय का संगठन है, ध्यान रखना है। संगठन को इस प्रकार लिखना है, न्यायाधीशों की संख्या, फिर उच्चतम जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है राष्ट्रपति करता है और न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा की जाती है। तीसरा है न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या अन्य न्यायालय में अधिवक्ता रह चुका हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कार्यकाल।
कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक का होता है, लेकिन महाभियोग द्वारा पहले भी इनको हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कैसे है? इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संपूर्ण भारत में एक साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय लिया उसको साक्ष्य के रूप में संपूर्ण भारत में लागू किया जाएगा, संपूर्ण भारत उसको मानेगा। यानी इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय संपूर्ण भारत में एक साक्ष्य के रूप में माने जाएंगे। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दंड दिया जा सकता है। उच्च न्यायालय द्वारा कोई भी, यानी आप अवमानना करते हैं उसके लिए दंड दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा क्या है और इसके संगठन शक्तियों को समझाइए। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तीसरा है योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और लाभ के पद पर कार्यरत न हो। तो राज्यसभा क्या है, इसके संगठन, इतने को अपन दोबारा रिपीट कर देते हैं। राज्यसभा का उच्च सदन है, राज्यसभा संसद का उच्च सदन है और स्थायी सदन है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 250 हो सकती है। नेक्स्ट है, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और सदस्य का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तीसरा है योग्यताएं, योग्यताएं में वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो। नेक्स्ट है राज्यसभा के कार्य व शक्तियां। अब राज्यसभा के कार्य और शक्तियां क्या है? विधायी शक्ति, इसके अंदर संघीय सूची व समवर्ती सूची व अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करता। विधायी शक्ति में क्या है? संघीय सूची, समवर्ती सूची एवं अवशिष्ट विषयों पर कानून का निर्माण करना। दूसरा है वित्तीय शक्तियां राज्यसभा की। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा मानने को बाध्य नहीं है। ध्यान रखना है, वित्तीय शक्तियों में राज्यसभा धन विधेयक के बारे में अपने कोई भी सुझाव है वो लोकसभा को दे सकती है, लेकिन लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। कार्यपालिका पर नियंत्रण, संविधान संशोधन की शक्ति और निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य एवं विविध शक्तियां। तो ये राज्यसभा की कार्य एवं शक्तियां हैं। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, उसकी शक्तियों व कार्यों के बारे में वर्णन कीजिए। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, लाभ के पद पर कार्यरत न हो। एक बार पुनः देख लेते हैं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात कर रहे हैं। निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं। योग्यताएं वही भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पर पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और किसी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं हो। नेक्स्ट है इसी में उपराष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य। राज्यसभा का पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उसे मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार है। ध्यान रखना, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति, और उसे मतदान का अधिकार नहीं है, लेकिन निर्णायक मत देने का
अधिकार है। नेक्स्ट है राज्यसभा में शांति व अनुशासन बनाए रखना। उपराष्ट्रपति का कार्य है राज्यसभा में शांति व अनुशासन बनाए रखना। तीसरा है राष्ट्रपति का कार्यभार संभालना। राष्ट्रपति की मृत्यु व त्याग पत्र दे देने पर राष्ट्रपति असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की मृत्यु या त्याग पत्र देने पर व राष्ट्रपति की असमर्थता की स्थिति में उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। तो दोस्तों ये था अपना आज का वीडियो क्लास 10 केंद्र सरकार के बारे में। बहुत ही अच्छा वीडियो है, बहुत उपयोगी वीडियो है और इस पार्ट से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लोगों को इसमें 7 अंक पूरे लाने का प्रयास करना है और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। दोस्तों किसी चीज को देखने, सुनने और बोलने 3 चीजें करने से वो बहुत शीघ्र याद होता है। यहाँ पर अपने 2 कार्य एक अच्छी तरीके से हो रहे हैं, आप इसको देख भी रहे हैं, इसको सुन भी रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग निश्चित रूप से दूसरों को शेयर करें। मेरे फेसबुक पेज पर स्टडी विद प्रकाश साध डूंगरपुर आप फेसबुक में सर्च कर सकते हैं, इसका ग्रुप भी बना हुआ है मेरे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और उस पेज को भी लाइक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें, लाइक दबाने में कोई दिक्कत नहीं है। आपने लाइक नहीं दबाया हो तो अभी भी दबा दें, क्योंकि लाइक करेंगे तो उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा, मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करें, क्योंकि कर भला हो भला ये अपन सब शुरू से अपन कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपन यानी कर भला हो भला उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर करें, उन तक पहुंचाएं। वीडियो को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाएं और बेल आइकन दबाते ही ऑल नोटिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करोगे तभी आपके पास में मेरे हर वीडियो की सूचना है वो तुरंत मिल पाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद उसके साथ ही ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना नहीं भूलें और पूरे ध्यान से इसको देखें। अगर आपके पास में मोबाइल है और ईयरफोन का प्रयोग करेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों इस कोरोना महामारी के संकट में पूरा देश जूझ रहा है, पूरे देश में लॉकडाउन है। आप सबसे गुजारिश है मास्क का प्रयोग करें, घर में रहें, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करें, नहीं हो तो बार बार अपने हाथ हैं वो साबुन से अच्छी तरह से धोएं और घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सकता है अगला वीडियो में आज शाम को ही YouTube पर अपलोड कर दूं, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और इसके द्वारा अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।